नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो शब्द उसका हम लोग स्टडी करेंगे और हम लोग जानेंगे कि आखिर शब्द का परिभाषा क्या है, शब्द को कितने भागों में बांटते हैं, इस सारी बातों को जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर बात है कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, परिभाषा जानने से पहले आप बेसिक को जानिएगा, परिभाषा तो आप खुद बना लीजिएगा। तो देखिएगा, आप शब्द में एक लेते हैं, एक शब्द हम लोग लेते हैं घर, क्या बना घर। तो आपका घर क्या है, एक शब्द है। घर क्या है, एक शब्द है। लेकिन जब आप घर लिखे होंगे तो घर लिखने में क्या क्या लिखे होंगे, तो आप लिखे होंगे पहले घ और उसके बाद क्या लिखे हैं र, दोनों मिला है तो क्या बना, घर, बनाना। तो आप इसमें देखिएगा, तो घ आपका क्या है, तो कहिएगा सर घ एक वर्ण है, और वर्ण को ही क्या बोलते हैं, अक्षर। तो आप वर्ण कहिए चाहे अक्षर कहिए, लेकिन ज्यादा बेटर कौन लगेगा, वर्ण अच्छा लगेगा। र भी क्या है, एक वर्ण है, र भी एक क्या है, वर्ण है। उसी तरह एक और शब्द लेते हैं जी, क्या लेते हैं एक शब्द, तो कमल। कमल भी एक क्या है, शब्द है। और कमल लिखने में आप क लिखे हैं, म लिखे हैं और ल लिखे हैं। तो यह तीनों आपका क्या है, अक्षर है, यानी तीनों आपका क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। उसी तरह एक और आप शब्द लिख सकते हैं सरगम। क्या लिख सकते हैं, सरगम। अब देखिए मेरे भाई, स्व भी क्या है, एक वर्ण है, र भी क्या है, वर्ण है, ग भी क्या है, वर्ण है, म भी क्या है, वर्ण है। यानी सारा का सारा क्या है आपका, इसमें प्रत्येक क्या है, प्रत्येक भाग आपका वर्ण है। और यह सरगम जो आपका एक क्या है, शब्द है। सरगम क्या है, शब्द। सरगम ये शब्द है, और सरगम में स क्या है, वर्ण है, र क्या है, वर्ण है, ग क्या है, वर्ण है, म क्या है, वर्ण है। उसी तरह कमल में, कमल एक शब्द है, लेकिन कमल में क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है। उसी तरह घर में घ एक वर्ण है, र एक वर्ण है, और घर जो आपका एक शब्द हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक बच्चा कहेगा सर आप तो इस सारी बातों को लिख दिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको रग लिख देंगे तो सर कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो मैं बोलूंगा कि बाबू बिल्कुल बहुत बड़ा दिक्कत होगा, यह आपका गलत शब्द हो गया और यह आपका सही शब्द हुआ। उसी तरह एक बच्चा बोलेगा सर हम कमल लिखे हैं तो उसको कलम लिख सकते हैं ना, पहले आप कर देंगे तब ल तब म कर देंगे ना। तो हम कहेंगे हाँ बाबू बिल्कुल सही है। लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर ठीक है कलम लिख दिया, तो हम लिख देते हैं मकल। क्या लिख देते हैं, मकल। अब देखिए ना भाई, आज तक आप मकल शब्द जाने हैं, नहीं ना जाने हैं। आप कमल जाने हैं, कमल एक फूल है। कलम क्या है, जिससे हम लोग लिखते हैं। लेकिन मकल क्या है, आज तक हम लोग नहीं जाने, नहीं ना जाने। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका अक्षर का सही मेल है, यहां भी अक्षर का सही मेल है, लेकिन यहां पे अक्षर का गलत मेल है। क्यों गलत है जी, गलत इसलिए है क्योंकि इस शब्द के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, और जब नहीं जानते हैं तो हम लोग का मेल गलत है। यानी आप परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो देखिए शब्द कैसे बना, तो आपका अक्षर मिला। क्या मिला मेरे भाई, अक्षर मिला। तो अक्षर मिला तो क्या बना, शब्द बना। तो फिर बच्चा कहेगा सर कितना अक्षर मिलेगा, तो मैं बोलूंगा उसको मेरे भाई आपका घ एक अक्षर है और र एक अक्षर है, तो बना घर। मतलब इसमें दो शब्द है, अक्षर है। इसमें कमल में 3 अक्षर है, सरगम में 4 अक्षर है ना जी। तो आप परिभाषा क्या लिखिएगा कि 2 या 2 से अधिक, क्या लिखिएगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के, वर्ण माने अक्षर, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, क्या लिखिएगा, एक शब्द लगेगा, बड़ा सुंदर शब्द है सार्थक। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी। सार्थक मेल मतलब जैसे घ और रघ सही मेल है, लेकिन रघ सही मेल नहीं ना है जी, नहीं ना है। तो ये आपका गलत हुआ, यह क्या हुआ, सही, क्योंकि सही मेल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शब्द का परिभाषा याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ बोल दीजिएगा, यहां तो हम सुनेंगे नहीं लेकिन ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा। क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा 2 या 2 से अधिक। क्या बोलिएगा, 2 या 2 से अधिक
वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आप लोग शब्द का परिभाषा लिख लिए हैं। अब देखते हैं कि शब्द, तो जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए अभी नहीं, जैसे में, जैसे घर, कमल, कलम, आकाश, जल, हाथ इत्यादि। बहुत कितना आप लिखिएगा भाई, शब्द तो पूरा बुक में छाया रहता है, तो आप लोग जैसा में लिखिए। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि शब्द का वर्गीकरण, शब्द को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आप लोग अब हेडिंग बनाइएगा, शब्दों का वर्गीकरण। क्या बनाइएगा? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी व्याकरण है तो इसमें इंग्लिश नहीं लिखेंगे। जिन बच्चे को अगर इंग्लिश लिखना है तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। और शब्द को मेरे भाई आप लोग बांट दीजिएगा दो भाग में। कितने भागों में बांटिएगा? दो भाग में। पहला हो जाएगा उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से, और दूसरा हो जाएगा रचना या बनावट के दृष्टि से। रचना कहिए या उसको कहिए बनावट के दृष्टि से। तो आप लोग से कोई पूछे भाई कि शब्द को आप कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि शब्द को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। पहला बोलिएगा उत्पत्ति के दृष्टि से और दूसरा बोलिएगा रचना या बनावट के दृष्टि से। अब बताता सर उत्पत्ति के दृष्टि से क्या है? तो जिसका अपने से उत्पन्न हुआ हो, जो शब्द अपने से बना हो, हम लोग उसको नहीं बनाए हैं, लेकिन रचना जिसको बनाया गया हो उसको बोलेंगे रचना या बनावट की दृष्टि से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन बनेगा कि रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए ये भी आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि उत्पत्ति के दृष्टि से आपका शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? चार। पहला आता है तत्सम। क्या आता है? तत्सम। दूसरा आता है तद्भव। क्या आता है? तद्भव। तीसरा आता है देशज। क्या आता है? देशज। चौथा आता है विदेशज। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? चार। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बोलिए अपने आप, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद? चार। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब देखते हैं रचना या बनावट के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप बोलिएगा सर कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। अब कौन कौन होता है? तो चलिए लिखते हैं। पहला आता है रूढ़। क्या आता है? रूढ़। दूसरा आता है यौगिक और तीसरा आता है योगरूढ़। क्या आता है? योगरूढ़। अब कहेगा सर अब सबका परिभाषा तो बताते चलिए भाई, बारी बारी से बताएंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में नीचे एक नंबर में लिखिएगा तत्सम, और साथ ही साथ आप लोग अभी नहीं लिखिएगा, लेकिन तत्सम के बाद जब लिखा देंगे तो लिखिएगा तद्भव। दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। तत्सम किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा आप लोग कॉपी में अपने लिखिए कि संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। उसे तत्सम कहते हैं। क्या परिभाषा बना कि संस्कृत के वे शब्द, वे शब्द माने कौन शब्द बता रहे हैं ना, संस्कृत के वे शब्द माने कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग हिंदी में होता है तो संस्कृत का शब्द,
लेकिन होता कहां प्रयोग है? हिंदी में। तो क्या परिभाषा लिखिएगा कि संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे, तो आप लोग जैसे में लिखिएगा, जल, पुष्प, हस्त, आकाश, मुनि इत्यादि। इतना ही से जानिए सारा कहानी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर आएगा कि तद्भव किसे कहते हैं। तत्सम के बारे में समझ गए ना, अब तद्भव को जानिए। अब होता क्या है, इसका पहले आप लोग एग्जाम्पल ही पहले जान लीजिए। अभी लिखिएगा कुछ बात नहीं, जानिए पहले परिभाषा लिखिए लीजिए। तो इसका परिभाषा लिखिएगा कि तत्सम के, क्या लिखिएगा? तत्सम के, लिख देते हैं, तत्सम के परिवर्तित रूप को, तत्सम के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है सर, परिवर्तित रूप क्या है? परिवर्तित रूप मतलब बदला हुआ रूप भाई, यानी तत्सम के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। सर समझे नहीं? समझ लीजिएगा, आप लोग संस्कृत में जल बोलते हैं, लेकिन ये जल आप लोग हिंदी में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हमारे लिए जल अनिवार्य है, आप ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हमारे लिए पानी अनिवार्य है। गांव वाला कहानी समझ लीजिएगा, बताते हैं क्या। तो आप लोग संस्कृत में जल लिखते हैं, लेकिन उसी का बदला हुआ रूप ना पानी है। तो कोई बोलता है पानी, तो कोई बोलता है जल। यहां पर संस्कृत में आप पुष्प बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? फूल। तो देखिए, तो यानी तत्सम के परिवर्तित रूप है कि नहीं? तत्सम के परिवर्तित रूप है कि नहीं है? हस्त को क्या बोला जाता है? हाथ बोला जाता है। आकाश को क्या बोला जाता है? आसमान बोला जाता है। मुनि को क्या बोला जाता है? साधु बोला जाता है। देखिए, उसी का परिवर्तित रूप है। और गांव वाला कहानी देखिए, लोग पूजा करता है ना, तो कहता है कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल। वहां पे वो संस्कृत बोलता है, लेकिन जो पीता है ना घर पे, उसको पानी बोलता है। अगर कोई औरत पूजा कर रही है, कोई व्यक्ति पुजारी पूजा कर रहा है, तो वो कहता है हम जल चढ़ाते हैं। अगर वहां पे आप बोल दीजिए क्या पानी चढ़ा रहे हैं, तो आपको गाली देगा। काहे गाली देगा? क्योंकि वो तो जानता है कि जल माने जाने से भगवान का पूजा होता है, और वो जानता है पानी मतलब जाने को पिया जाता है। अरे भाई, तो वहां पर वही व्यक्ति फूल काहे बोलता है? उसको तो पुष्प बोलना चाहिए था। जैसे आप जल को जाने कि भगवान कैसे पूजा होता है, तो वैसा ही तो पुष्प से भी पूजा होता है। तो वहां पे आप तत्सम बोलता है लोग, यहाँ पर तद्भव आप बोलिएगा तो गाली सुनिएगा। लेकिन वही व्यक्ति देखिए, तो फूल को तत्सम के रूप में नहीं बोल के आपको क्या बोलता है? तद्भव के रूप में बोलता है। देखिए कितना बड़ा विडंबना है। आप वह जब पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा, तो आप बोलिएगा पानी चढ़ा रहा है, तो आपको गाली देगा कि हम भगवान का पूजा कर रहे हैं। लेकिन वही व्यक्ति काहे नहीं बोलता है हम कि पुष्प चढ़ा रहे हैं? वो कहता है फूल तोड़ ले आओ, तो वो तो भाई आपको क्या बोल दिया? तद्भव ना बोल दिया। तो ये गांव वाली कहानी है, लोग नहीं जानता है तो बोलबे करेगा। लेकिन आप लोग स्टूडेंट है, तो आप लोग को समझना है, ये बातों को दिल पर नहीं लेना है। तो आप लोग समझ गए ना चीजों को। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको 100% नोट्स भी कंप्लीट होते चले। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग देशज और विदेशज। देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं? तो देशज मतलब जो अपने क्षेत्र का भाषा हो, अपने ही देश का भाषा हो, उसे देशज बोलेंगे। आज जो विदेशी शब्द से लिया गया हो भाषा में हम लोग का, उसको विदेशज बोलेंगे। इतना से काम नहीं चलेगा, ये तो बोल चाल की भाषा में याद करने का टेक्निक हुआ। ओरिजिनल परिभाषा क्या देंगे, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि हिंदी के वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी के वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं से अवतरित हो, अवतरित मतलब लिया गया हो, उसे
देशज कहते हैं, उसे देशज कहते हैं। हिंदी के वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं से अवतरित हो उसे देशज कहते हैं। अब देखिए ना, हम लोग के क्षेत्र वाला भाषा कैसा होता है, आप लोग सुने होंगे, खटिया सुने हैं ना, पटिया, डिबिया, गछिया, लोटा इत्यादि, ये सब आपके हिंदी के सब शब्द हैं और ये अपने के क्षेत्र के भाषा से है। सर कहिएगा आप रेल जेल ये सब क्या, तो ये विदेशी शब्द से लिया गया है, हम लोग के देश का शब्द नहीं है। यानी आप विदेशज में लिखिएगा तो देखिए ये आपका हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने ही क्षेत्र के भाषा से लिया गया है, उसको बोलेंगे देशज, यानी हम लोग देसी भाषा का है। विदेशज किसे कहेंगे, तो आप लोग परिभाषा में लिखिएगा कि हिंदी के वे शब्द, यानी हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं, यानी हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से, हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिया गया हो, हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिया गया हो उसे विदेशज कहते हैं, उसे विदेशज कहते हैं। हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिया गया हो उसे विदेशज कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा का शब्द आता है, तो इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा एक लाइन में, इसके अंतर्गत अंग्रेजी कोमा उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के शब्द आते हैं, अरबी भाषा के शब्द आते हैं। क्या परिभाषा बना कि हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिया गया हो। हिंदी में बहुत ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश के भाषा का नहीं है, वह विदेशी भाषा से लिया गया है, इसीलिए तो उसे विदेशज कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं हिंदी का जो विदेशी भाषा, कौन कौन भाषा, तो आपके अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आते हैं, उर्दू के भी शब्द आते हैं, फारसी के आते हैं, अरबी आते हैं, अरबी भाषा के शब्द आते हैं। बात समझ आया? जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा, ऊपर रफ करते हैं, इसी को मिटाते हैं, आप लोग जैसे में लिखिएगा, तो जैसे में लिखिए रेल, जेल, ये अंग्रेजी शब्द है। उर्दू में आ जाएगा तालीम, तालीम मतलब शिक्षा होता है, तालीम मतलब क्या होता है, शिक्षा होता है। एक उर्दू में और शब्द आता है उस्ताद, उस्ताद किसको बोलते हैं, जो कोई काम सिखाता है ना अपने से, जो सीनियर हो यानी गुरु टाइप का, उसको उस्ताद बोलेंगे। उसके बाद आता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, मरकज इत्यादि। इस सारा का सारा विदेशी वर्ड से लिया है। बहुत है, ऐसे बहुत है, कितना दिया जाए, समझ रहे ना बातों को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में आपको रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं और कुछ रूपांतर के दृष्टि से विकारी और अविकारी शब्द होते हैं, उस सारी सीरीज को इसके बाद वाले वीडियो में सेकंड लेक्चर में लेकर के आऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।